हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसका अध्ययन करेंगे कि इससे पहले तीसरे युद्ध के बाद में अंग्रेज और टीपू सुल्तान जो इन दोनों के मध्य श्रृंगपट्टम की संधि हो गई थी। और श्रृंगपट्टम की संधि के बाद टीपू कहा जाता है कि शांत नहीं बैठने वाला था। उसने अपनी राजधानी में किलेबंदी करना शुरू कर दी और अनेक नए दुर्ग जो उनका निर्माण करवाना शुरू कर दिया और नए नए सैनिक जो थे उनकी भी उसने भर्ती करना शुरू कर दिया और उनको भी नए ढंग से अनुशासित करना शुरू कर दिया। और विद्रोही सरदार जो थे उन सभी को दंड दिया और संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए उसने अपने पुत्र अंग्रेजों के बंधन के से मुक्त करवाने के लिए उसने प्रजा से जबरदस्ती यानी कि धन जो वो भी वसूल करना शुरू कर दिया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद 1793 में सर जॉन शोर को गवर्नर जनरल बनाया गया। सर जॉन शोर ने तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। सर जॉन शोर के बाद मई 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया और वेलेस्ली ने आने के समय ही टीपू श्रृंगपट्टम की संधि का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। निजाम भी अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि सर जॉन शोर ने उसे मराठा के विरुद्ध सहायता नहीं दी थी, जिसके कारण उसे खरदा के युद्ध में पराजित होना पड़ा और मराठी भी दक्षिण में कंपनी की प्रभुता नहीं चाहते थे। और इन परिस्थितियों में वेलेस्ली के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करना जरूरी हो गया था। और इस नीति के अंतर्गत वेलेस्ली ने सहायक प्रथा आरंभ की थी और इस प्रथा द्वारा वह भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को भी समाप्त करना चाहता था। और वेलेस्ली ने मद्रास सरकार को टीपू के विरुद्ध सचेत रहने का तथा युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए थे। किंतु ऐसे कौन से कारण थे जिनसे कि विवश होकर वेलेस्ली और टीपू दोनों युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश देने पड़े और वेलेस्ली और टीपू के बीच में संघर्ष हो गए। इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि श्रृंगपट्टम की संधि के बाद में टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति जो उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। और टीपू ये जानता था कि जब तक वह अपने साधनों में यानी कि संपन्नता प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध वह किसी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि टीपू अपने आप को किसी भी प्रकार से मजबूत करे या किसी प्रकार से युद्ध से संबंधित साधन जो है उसको जुटाए। तो इस प्रकार से पहला कारण यही था कि टीपू सुल्तान तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहता था, दूसरी तरफ अंग्रेज नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान किसी भी तरह से अपनी स्थिति को मजबूत बनाए। दूसरा कारण यह था कि टीपू ने मैसूर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना शुरू कर दिया था और उसने अपने राज्य में और भी ज़्यादा मजबूत दुर्ग बनवाना शुरू कर दिया ताकि वह अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध कर सके। और वह अपने इन दुर्गों में अपनी सेना का जमाव कर युद्धों की तैयारी करने लगा था और टीपू की इस कार्रवाई को अंग्रेज सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरी बात यह थी कि टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। उसने अफगानिस्तान के शासक जमान शाह से पत्र व्यवहार किया तथा अपने राजदूत अफगानिस्तान, कुस्तुनतुनिया और फ्रांस भेजे। और वेलेस्ली जिस जहाज से भारत आया था उसी जहाज से टीपू का राजदूत भी फ्रांस से सहायता की बातचीत करके लौटा था। अतः टीपू की विदेशी शक्तियों से साठगांठ वेलेस्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा असहनीय थी। तो यानी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान जो है वो किसी भी अन्य विदेशी शक्ति जो उससे साठगांठ करके अपने आप को मजबूत बनाए क्योंकि विदेशी शक्तियों से साठगांठ करने पर अंग्रेज जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इसके अलावा वेलेस्ली का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकना था। और इस समय दक्षिण भारत की प्रमुख तीन शक्तियों ने अपनी अपनी सेना को यूरोपीय प्रणाली जो उससे प्रशिक्षित करने के लिए अपनी अपनी सेना में फ्रांसीसी सैनिक जो थे उनको नियुक्त करना शुरू कर दिया था। और टीपू ने भी पेरिन नामक एक फ्रेंच अधिकारी को अपनी सेना में नियुक्त किया था जो कि अंग्रेजों के लिए कष्टदायक था। इसके अलावा यूरोप में नेपोलियन की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वह यूरोप को विजय करने के बाद एशिया की ओर बढ़ रहा था तथा मिस्र तक आ पहुंचा था। और वेलेस्ली जानता था कि यदि इस समय टीपू की शक्ति को समाप्त नहीं किया गया तो टीपू नेपोलियन से संबंध स्थापित कर लेगा, जिससे भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व जो उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से नेपोलियन के बढ़ते हुए प्रभाव जो उसको रोकने के लिए भी टीपू सुल्तान जो उसके ऊपर वेलेस्ली ने आक्रमण करना उचित समझा। इसके अलावा टीपू ने अपने राज्य में 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान किया था। तो जाहिर है ये बात तो बिल्कुल भी अंग्रेजों के गले नहीं उतर रही थी कि अंग्रेजों के साथ में तो उसका युद्ध हो और उनका सम्मान किया जाए। अतः वेलेस्ली ने अपने 12 अगस्त 1789 के आलेख में डॉक्यूमेंट में कहा कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के
समान है। यद्यपि वेलेज़ली टीपू द्वारा फ्रांसीसी सैनिकों का सम्मान युद्ध का कारण मानता था, किंतु वह उस समय टीपू पर आक्रमण करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी सैनिक तैयारी अभी पूरी नहीं थी। इसलिए कॉर्नवालिस की भांति उसने मराठा और निजाम को साथ लेकर टीपू के विरुद्ध फिर से त्रिगुट बनाने का निर्णय लिया था। निजाम तो 1798 में ही अंग्रेजों की सहायक संधि कर चुका था, किंतु मराठों के साथ अभी तक कोई संधि नहीं थी। इसीलिए वेलेज़ली ने पेशवा के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि यदि मराठा टीपू के विरुद्ध सहायता देते हैं तो मैसूर राज्य का कुछ भूभाग मराठों को दे दिया जाएगा, और पेशवा ने वेलेज़ली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वेलेज़ली ने संचालक समिति से इस संबंध में अनुमति भी मांगी कि फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए टीपू से युद्ध करना जरूरी है, और संचालक समिति ने युद्ध करने की अनुमति भी दे दी। और संचालक समिति से अनुमति आने से के बाद में 8 नवंबर 1798 को वेलेज़ली ने टीपू को एक पत्र लिखा, जिसमें टीपू के ऊपर श्रृंगापट्टम की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, और वेलेज़ली ने यह लिखा कि वे मेजर डोवटन को टीपू से बातचीत करने हेतु भेजना चाहता है, ताकि दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुई है उसको दूर किया जा सके। और टीपू ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए वेलेज़ली ने टीपू को दूसरा पत्र लिखा, लेकिन टीपू ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, वरन वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करता रहा। इसलिए वेलेज़ली ने टीपू के विरुद्ध फरवरी 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी, और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध की घोषणा के साथ ही वेलेज़ली ने जनरल हैरिस के नेतृत्व में एक सेना, जिसमें निजाम की सेना भी शामिल थी, 11 फरवरी 1799 को टीपू के विरुद्ध भेज दी, तथा अपने भाई आर्थर वेलेज़ली को हैरिस के सहायक के रूप में भेजा। और बम्बई से भी एक सेना जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में मैसूर की ओर बढ़ी, और कंपनी की सेना ने टीपू को 5 मार्च 1799 को सिद्धेश्वर नामक स्थान पर तथा 27 मार्च 1799 को मल्लावली नामक स्थान पर पराजित किया। और उसके बाद 7 अप्रैल 1799 को कंपनी की सेना ने श्रृंगापट्टम को घेर लिया, और 14 अप्रैल को बम्बई की सेना जनरल हैरिस से मिल गई, जिससे टीपू की स्थिति और ज़्यादा खराब होगी। अतः टीपू ने जनरल हैरिस के पास संधि प्रस्ताव भेजा, और इस पर हैरिस ने संधि की 3 प्रमुख शर्तें टीपू के सामने भेजी कि टीपू अपना आधा भूभाग या क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को सौंप देगा। इसके अलावा टीपू 6 माह के भीतर 20 लाख पाउंड अंग्रेजों को देगा। इसके अलावा टीपू अपने 2 बड़े पुत्रों को और 4 वरिष्ठ अधिकारियों को जमानत के रूप में अंग्रेजों के पास में रखेगा। टीपू इस बार फिर से श्रृंगापट्टम की संधि को दोहराना नहीं चाहता था, अतः टीपू ने इस अपमानजनक शर्त जो था उसका कोई जवाब नहीं दिया, और अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण कर किले की दीवार तोड़ दी, और कुछ यूरोपियन सैनिक किले के दरवाजे में घुसे, और इसमें से एक सैनिक ने टीपू की अत्यंत ही सुंदर रत्न जड़ित तलवार जो थी, उसकी मयान जो थी, उसको छीनने का प्रयास किया। और इस समय तक टीपू अपने घावों से शत विक्षत हो चुका था, फिर भी उस सैनिक पर वार करके उसे घायल कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर उस सिपाही ने बंदूक से एक गोली चलाई, जो कि टीपू के सिर में लगी। इसलिए 5 मई 1799 को टीपू मारा गया, और टीपू के मरते श्रृंगापट्टम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और ये अंग्रेजों की पूरी तरह से निर्णायक विजय हुई। और अंग्रेजों ने टीपू के राजमहल और समस्त नगर को लूटा, और विभिन्न स्थानों पर आग लगा दी, और ये लूट और आगजनी 5 मई को प्रातः आरंभ हुई, और 6 मई तक नगर के मकान जलते देखे गए। और इस युद्ध में टीपू का पुस्तकालय, जिसमें कि 2000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथ थे, उनको भी नष्ट कर दिया गया। और टीपू की राजधानी के पतन से प्रत्येक अंग्रेज को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। आर्थर वेलेज़ली को 1200 पाउंड के जवाहरात और 7000 पाउंड रोकड़ उसे मिला, और जनरल हैरिस तथा उसके अन्य 6 अधिकारियों ने तो इतनी ज़्यादा लूटमार की कि बाद में उनकी निंदा तक की गई। और इस लूट में से संचालक समिति ने वेलेज़ली को 1 लाख पाउंड स्वीकृत किए, किंतु वेलेज़ली ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसलिए संचालक समिति ने निर्णय लिया कि वेलेज़ली को 20 वर्षों तक 5000 पाउंड प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान हार गया था, और हारने के बाद में मैसूर राज्य जो था वो अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। और इसकी प्रकार से फिर बाद में मैसूर राज्य जो था वो अंग्रेजों ने उसका इस प्रकार से अधिग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार से मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेज और मैसूर के बीच में, या अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध
लड़े गए, जो कि प्रारंभिक 2 युद्ध जो थे वो तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, और फिर बाद में 2 युद्ध जो थे वो अंग्रेज और टीपू सुल्तान जो उसके मध्य लड़े गए थे। हैदर अली की भी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान जो उसकी भी मृत्यु हो गई थी। आधा भूभाग जो था वो प्रारंभिक 2 युद्धों में दे दिया गया था और फिर बाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में संपूर्ण मैसूर राज्य जो उसको हस्तगत कर लिया गया था।